हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। कल हमने पिछली वीडियो में पूर्व वैदिक काल को पूरा किया था और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो उत्तर वैदिक काल होने वाला है। तो पूर्व वैदिक काल का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था कि कितना समय कहाँ से कहाँ तक उसका काल निर्धारित किया गया है। तो 1500 से 1000 बीसी तक जो है पूर्व वैदिक काल का समय निर्धारित किया है और उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से 500 बीसी निर्धारित किया गया है। और जो उत्तर वैदिक काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो अगर पुरातात्विक स्रोत की बात की जाए तो चित्रित धूसर मृदभांड, जो कि इंग्लिश में जिसे पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर कहते हैं, और अगर साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो वेदों से मिले हैं। अब बात ये आती है कि इस सभ्यता को दो खंडों में विभाजित क्यों किया गया, मतलब ऐसा क्यों किया गया कि पूर्व वैदिक काल को 1500 से 1000 बीसी तक रखा गया और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी से 500 बीसी तक रखा गया। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो ये हुआ कि 1000 बीसी के आसपास जो है लोहे की खोज हो गई। तो इससे ये हुआ कि सारी की सारी जो संपूर्ण व्यवस्था थी वो चेंज हो गई। होता ये है कि जब कोई भी चीज़ अगर आप समाज की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है तो उससे सारा ही समाज चेंज हो जाता है। तो लोहे की खोज से ये हुआ कि जो औजार थे वो मजबूत हो गए। इससे पहले ये था कि तांबे की खोज थी, तांबे और टिन को मिला के कांस्य बना। तो उससे ये हुआ कि औजार जो मजबूत नहीं थे उससे कृषि का जो है, एग्रीकल्चर का जो है वो डेवलपमेंट उतने तेज़ी से नहीं हो पाया। पर अब इस काल में ये हुआ कि 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज हो गई। इससे जो हुआ कि जो औजार थे वो बहुत मजबूत बने, तो इसने कृषि को योगदान दिया। तो इसमें हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि अब कृषि जो है इनका प्रमुख जो आर्थिक व्यवस्था जो समाज था उसमें कृषि इसमें प्रधान कार्य हो गया इनका। तो इस तरीके से सारी व्यवस्था जो है चेंज हो गई सिर्फ एक लोहे की खोज के कारण। क्योंकि अगर किसी भी समाज में अगर अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, जब कृषि अच्छी हुई तो पैदावार अच्छी हुई, तो उससे ये हुआ कि अर्थव्यवस्था अच्छी हुई। तो अर्थव्यवस्था जब अच्छी हुई तो कर व्यवस्था अच्छी हुई। तो अब जो जनता है वो कर अच्छा देने लगी अब राजा को, तो इससे राजनीतिक व्यवस्था अच्छी हुई। अब पैसा होता है अगर लोगों के पास तो वो ही पूजा पाठ में दान करते हैं, तो इससे धार्मिक व्यवस्था अच्छी हुई। तो इस तरीके से समाज में हर तरीके से प्रभाव पड़ा। तो इसी को ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो इसका हम सामाजिक जीवन देखेंगे। सामाजिक जीवन में क्या था? सामाजिक व्यवस्था का आधार जो हुआ वो वर्ण आश्रम व्यवस्था ही था। पर इसमें जो व्यवस्था थी वो अब जाति आधारित हो गई। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो पूर्व वैदिक काल में थे उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। अब इसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति आधारित हो गई। अब जाति के तरीके से ही वर्ण को विभाजित किया गया। इसमें एक चीज़ और जुड़ी कि गोत्र व्यवस्था भी स्थापित हो गई। गोत्र का मतलब है गौ धन एकत्रित होना, मतलब जिसके पास इस समाज में जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी उसको सबसे ज़्यादा रिच माना जाता था। तो इस समय तो गोत्र का मतलब ये था, पर आगे चलकर इस गोत्र का अर्थ चेंज हो गया। अब गोत्र का अर्थ ये नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा गाय होंगी वो धनी होगा। अब गोत्र जो है उस कुल का वंशज कहलाया जाता है। पर इस समय गोत्र का जो मतलब था वो ये था कि जिसके पास ज़्यादा गाय हैं वो धनी होगा। 4 वर्ग जो हैं वो विभाजित हो गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यज्ञ का महत्व और बढ़ा। मैंने बताया अभी कि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो लोग पूजा पाठ भी करवाते हैं, यज्ञ भी करवाते हैं। तो इस तरीके से जो यज्ञ का महत्व है वो और बढ़ गया। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई।
सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब पूर्व वैदिक काल था उसमें समिति और गण जो थे सभा, उसमें महिलाओं को शामिल किया जाता था, पर अब इनमें प्रवेश उनका वर्जित हो गया। इसमें पुत्री को कृपण कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में, और इसमें पर्दा प्रथा भी शुरू हो गई। तो स्त्री की जो दशा थी वो उसमें गिरावट आ गई। अब इसमें कुछ विदुषी महिलाएं भी हैं, इनके आपको नाम याद करने हैं। मैत्रेयी, गार्गी और काशकृष्ण आदि ये सतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। तो जो अगर पूर्व वैदिक काल की बात की जाए तो जो विदुषी महिलाएं थी वो थी अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। तो इनको आपको डाउट नहीं रखना है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभी क्वेश्चन किसी भी तरह से बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले ये हुआ, इस आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो गई। जो ब्रह्मचार्य था वो शुरू जन्म से लेकर और 25 साल तक, गृहस्थ जीवन जो होता था 25 से 50 साल तक होता था, उसके बाद वानप्रस्थ होता था 50 से 75, और संन्यास जो होता था वो 75 से 100 वर्ष की उम्र पर। और जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है वो गृहस्थ जीवन माना गया है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो है मानव या इंसान जो है बहुत परेशानियों से जूझता है गृहस्थ जीवन में, इसलिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ जीवन को। चलिए अब ये हुई सामाजिक जीवन की बातें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं राजनीतिक जीवन में। राजनीतिक जीवन में जो जन था उसका आकार बढ़ गया। मैंने बताया था कबीले होते थे और कबीलों को जन कहा जाता था। अब इन जन का जो है आकार बढ़ गया, मतलब ये बड़े बड़े हो गए। तंत्रात्मक व्यवस्था और कठोर हो गई। पहले जो था राजा की जो शक्तियाँ थी वो सीमित थी। राजा का पंथ भी क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, मतलब हेरिडेटरी हो गया। जो राजा का बेटा होगा वही राजा बनेगा, अब ऐसा हो गया। पूर्व वैदिक काल में क्या था, राजतंत्रात्मक भी थी और गणतंत्र भी थी। तो अब इसमें राजनीतिक जीवन में इस तरह से बदलाव आया, क्योंकि अब कर दे रहे हैं लोग, तो राजा की जो इनकम है वो भी बढ़ रही है, तो राजा की इस तरह से शक्तियाँ भी बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से अगर अर्थव्यवस्था चेंज होती है किसी भी समाज की, किसी भी सभ्यता की, तो सारा जीवन जो है वो चेंज हो जाता है। इस तरीके से राजनीतिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं आप देखिए, सिर्फ लोहे की खोज से। ठीक है, देखिए कर व्यवस्था में विस्तार हुआ, रत्नीन की संख्या भी बढ़ गई। अब मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि पूर्व वैदिक काल में जो राजा की अधिकारी कुछ नियुक्त करता था उनको रत्नीन कहते थे। तो अब रत्नीन की संख्या भी बढ़ गई, जो कि 17 हो गई। सेना और न्याय अभी भी पूर्णतः स्थायी नहीं थे, पर पूर्व वैदिक काल में तो न्याय का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता, पर इसमें जो है अभी भी स्थायी था, पूर्णतः स्थायी नहीं था। चलिए आर्थिक जीवन की तरफ बढ़ते हैं। अब इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि हो गया, क्योंकि लोहे की खोज हो गई। और पूर्व वैदिक काल की बात करें तो उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। कांठक संहिता में 24 बैलों वाले दृश्य का वर्णन। तो हमको ये चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं कि पहली बात तो लोहे की खोज हो गई, और चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं कि कृषि जो है प्रमुख व्यवसाय है, प्रमुख आधार है। तो जो अतरंजी खेड़ा है उससे कृषि संबंधित लौह उपकरण मिले। ठीक है, और सतपथ ब्राह्मण में 4 क्रिया लिखी हैं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। इनके बारे में जो है उल्लेख किया गया है। तो इससे ये सब पता चलता है कि जो इनका कृषि में जो है इनका प्रमुख आधार हो गया। व्यापार में भी वृद्धि हुई, विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिले। पूर्व वैदिक काल में बिल्कुल भी व्यापार जो थे वो विदेशी व्यापार नहीं होता था, सिर्फ आंतरिक व्यापार होता था। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, निष्क, शतमान आदि माप की इकाइयाँ भी थी। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था पिछली वीडियो में। निष्क जो था, एक क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था, बस यही क्वेश्चन आता है, ऑप्शन कुछ भी दे दिए जाएंगे। तो निष्क जो था एक स्वर्ण आभूषण था, पर अब ये उत्तर वैदिक काल में एक मुद्रा माना जाने लगा। अब क्या था कि इस स्वर्ण आभूषण से ही
जो था चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता था। अभी भी क्योंकि सिक्के का प्रचलन नहीं था। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण भी प्रारंभ हुआ। अब देखिए आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है तो ग्रामीण से धीरे धीरे जो मानव है, सभ्यता है, वो नगरीकरण की तरफ अग्रसर हो रही है। ठीक, अब धार्मिक स्थिति कैसे हुई, धार्मिक स्थितियों की बात करते हैं। यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया है। मैंने पहले ही बताया, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो लोग पूजा पाठ भी करवाते हैं और दान भी देते हैं। अगर दान भी तो वही देगा ना जिसके पास पैसा होगा। तो अब इस कारण जो यज्ञ और कर्म कांड है उनका भी महत्व बढ़ गया। समाज के लोग बहुदेववादी थे, तो ये दोनों ही काल में बहुदेववादी थे। अब हुआ क्या कि इनके जो प्रमुख देवता हैं प्रजापति हो गए। ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे और दूसरे जो प्रमुख देवता थे वो अग्नि थे। अब इसके अन्य जो प्रमुख देवता हैं रुद्र, जो पशुओं के देवता। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए। रुद्र इसमें पशुओं के देवता हैं, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। पर ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो पशुओं के देवता जो थे पूषण थे। ठीक, अब वो शूद्रों के देवता हो गए। कब, उत्तर वैदिक काल में। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में जाकर के वो शूद्रों के देवता हो गए, विष्णु लोगों के पालक। कुछ इसमें यज्ञ प्रचलित थे। आपको कुछ यज्ञ याद करने हैं, मैंने 3 नोट किए हैं, तो आपको 3 बहुत अच्छे से याद करने हैं। और भी थे कुछ 4-5 यज्ञ हैं, पर 3 बहुत हैं, 3 इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं। तो मैच द फॉलोइंग में अगर आपको 2 का भी आंसर पता हो तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन से। तो 3 हैं जो बहुत प्रमुख है। राजसूय यज्ञ, ये राजा के राज्य अभिषेक के दौरान किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, ये राज्य विस्तार के लिए करवाया जाता था। वाजपेय यज्ञ, ये राजा के शक्ति का प्रदर्शन होता था इससे, और इसमें रथ दौड़ होती थी। यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता थी। तो जो यज्ञ होते थे तो इसमें बलि भी दी जाती थी पशुओं की। ठीक है, ये तो हो गया उत्तर वैदिक काल का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक जीवन। इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब चलिए कुछ नदियों के नाम हैं जो कि वैदिक सभ्यता से पूछे जाते हैं। तो ये इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको एक तरफ प्राचीन नाम दिए जाएंगे और एक तरफ इनके जो वर्तमान नाम है वो दिए जाएंगे। ये वर्तमान नाम है और ये प्राचीन नाम है। ठीक है, इधर साइड जो है वर्तमान है और ये है प्राचीन नाम। ठीक, अब देखिए वितस्ता का जो अब वर्तमान नाम है वो झेलम है, परुष्णी का रावी, सतुत्री का सतलज, अस्कनी का चिनाब, सदानीरा का गंडक, कुंभा का काबुल, विपाशा का व्यास। इसको बहुत अच्छे से याद करना है, 3-4 बार रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। रटना नहीं है, हर चीज़ को रटा नहीं जाता, रटोगे कब तक याद रहेगा, बस इसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, अच्छे से समझिए, क्योंकि इनमें से कोई भी 4 नाम आपको दे दिए जाएंगे और मैच द फॉलोइंग करने को कहा जाएगा कि मिलान कीजिए। आपको मिलान करना होगा प्राचीन नाम नदी का उसके वर्तमान नाम से। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे से ध्यान रखने हैं नदियों के वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। तो ये हुआ वैदिक सभ्यता का पूरा टॉपिक ख़त्म। इसमें हमने पूर्व वैदिक काल पढ़ा, उसका समाज पढ़ा, सामाजिक जीवन पढ़ा, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ा, उसका सामाजिक जीवन पढ़ा, राजनीतिक जीवन पढ़ा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन नोट डाउन किया, आपको इसके आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को अच्छे से पढ़ा है तो आप इनके आंसर्स दे पाएंगे। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। पहला ऑप्शन मानसेरा, दूसरा शाहबाजगढ़ी, तीसरा बुगजकोई और चौथा जूनागढ़। सेकंड क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। सेकंड, ऋग्वैदिक काल समाज मातृ सत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी समाज पितृ सत्तात्मक था।
तीसरा, सैंधव सभ्यता के लोग पाषाण एवं कांसे से परिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से भी परिचित थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल 1, केवल 1। दूसरा ऑप्शन है 2 और 3। तीसरा केवल 1 और चौथा 1 2 3 सभी। तो ये जो ऐसा क्वेश्चन होते हैं ना, या अगर आप पीसीएस या इस स्तर के पेपर देंगे तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का भी जवाब अच्छे से दे पाएंगे। अगला टॉपिक हमारा बौद्ध धर्म का होगा, उसके बाद हम जैन धर्म में आएंगे। ऐसे ऐसे करके एंशंट हिस्ट्री की वीडियोस आगे बढ़ती जाएंगी टॉपिक वाइज। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि होगी बौद्ध धर्म की। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।